सुमित के पास जाना चाहिए। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, राजघाट के बाद अब फिर मंडपम, और मंडपम में आज है वन फ्यूचर का मंत्र, वन फ्यूचर की थीम। यह कितनी अहम है? और क्योंकि यही वो सेंटेंस था जिस पर चीन को आपत्ति थी, वो अपने साथ संस्कृत के एक्सपर्ट्स लाकर यह बताना चाह रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम में वन अर्थ वन फैमिली तो है, लेकिन वन फ्यूचर नहीं है। तो अब वो वन फ्यूचर आज शुरू होने जा रहा है। बताइए हमको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्या होने वाला है इसमें? देखिए बिल्कुल, क्योंकि चीन अपना ही फ्यूचर देखता है। किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी समिट में देख लीजिए, चीन अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है। कभी किसी को साथ लेकर नहीं चलना, हमेशा अपने इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर अपना डोमिनेंस रखना, यही चीन की स्ट्रैटेजीज और इसी चीज़ पर चीन काम करता है। लेकिन अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि राजघाट के बाद अगला फोकस दोबारा से भारत मंडपम ही होगा, मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि देखिए तैयारियाँ भी उसको लेकर शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि अभी तक यहाँ पर इतनी बारिश थी थोड़ी, तो अभी इतनी चहलकदमी नहीं थी, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर आपको जो कहना, जो पेरीफेरी थी उसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया है। अब उस इलाकों को जहां पर सभी डेलीगेट्स की जो कार पार्क होती है, उसको उसमें कार पार्क होनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे जो है, जो उनके डेलीगेट्स हैं, यानी डेलीगेट्स के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो भी यहां पर आने शुरू हो गए हैं ताकि टेक ओवर किया जाए। 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है, 10-15 के करीब जो है डेलीगेट्स यहां पहुंच जाएंगे। टी प्लांटेशन का एक काम होगा। उसके बाद 10:30 बजे से 12:30 बजे तक तीसरा सेशन जो है, जो महत्वपूर्ण है, वन फ्यूचर, वो शुरू होगा। और उसके बाद बायलैटरल्स होंगी भारत की फ्रांस के साथ, जिसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद कई और बायलैटरल्स हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आज शाम तक फिर एपिसेंटर दोबारा से यही होगा इस पूरी G20 समिट का। और यह भी देखना जरूरी होगा कि भारत, आपने चीन की बात की, आज जो बायलैटरल्स हैं, चीजों को दरकिनार करते उनमें आज जो बायलैटरल्स हैं उनमें मुझे ये बताइए, आप क्योंकि डिफेंस के मास्टर हैं, डिफेंस को की बारीकियों को समझते हैं, क्या कोई ऐसी बायलैटरल आज है जिसमें डिफेंस समझौतों पर या भारत के उस देश के साथ जिस पर आपकी नजर हो कि डिफेंस में बहुत बड़ा कुछ एक समझौता या कोई बात हो सकती है? देखिए महत्वपूर्ण तो ये होगा, क्योंकि मैंने कहा कि पहली बायलैटरल ही फ्रांस के साथ है। आपको याद होगा कि इंडियन नेवी को भी अपने लिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक विमान चाहिए जो नेवल वर्जन का हो, जिसको लेकर रफाल की बात कही जाती है, लेकिन नेवल वर्जन की बात की जाती है। लेकिन अभी इसको लेकर औपचारिकता बात नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, क्योंकि फ्रांस भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका के साथ साथ, यूके के साथ साथ, तो उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की जा सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि इकोनॉमिक फ्रंट पर किस तरीके से साझा रूप से इन सभी देशों के साथ काम किया जाए। 9 बायलैटरल्स हैं लगभग। आज मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 9 बायलैटरल्स होंगे, जिसमें ना सिर्फ फ्रांस बल्कि आप देख लीजिए कनाडा के साथ, तुर्की के साथ, यूएई के साथ, कोरिया, साउथ कोरिया के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ कोरिया का भी कोई जवाब नहीं। तो ऐसे में साउथ कोरिया को साथ लेकर चलना, किस तरीके से भारत आगे चल सकता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। ब्राजील, नाइजीरिया, ये सभी कंट्रीज के साथ बायलैटरल होगी। और महत्वपूर्ण ये होगा कि भारत के रोल को ये सभी देश जब एक्सेप्ट, ये भारत के रोल को किस तरीके से सभी देश एक्सेप्ट कर रहे हैं और कैसे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। जी, और सुमित, जब हम बायलैटरल्स की बात कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ भी आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि अब आज का दिन इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जो बायलैटरल मीटिंग्स होनी है, वो बहुत कुछ, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन कुमार भी जुड़ गए हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, अभी बात हो रही थी फ्रांस की, फ्रांस के अलावा भी हमारे बहुत सारे बायलैटरल्स हैं आज जिन पर फोकस रहेगा, जिनके बारे में बात होगी। किस बायलैटरल से आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा उम्मीद हमें रखनी चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस होगा? मुझे लगता है फ्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। और मैं जानते हैं कि रफेल से लेके सारे इश्यूज़ हैं। इंडो पैसिफिक में फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, तो फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्की का प्रेसिडेंट कभी पहले नहीं आया था, अभी जब से मोदी जी की सरकार है तब से, तो टर्की का विजिट होना एक बहुत बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि टर्की बहुत इंपॉर्टेंट पावर है वहाँ पे, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। वहाँ से हम ड्रोन भी कुछ दिन पहले मंगाए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया से हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप रहा है। हम वहाँ से टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारी चीज़ जहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राजन कुमार, कनाडा की बायलैटरल में क्या होने वाला है? कनाडा के बायलैटरल में डेफिनेटली ये खालिस्तान की बात होगी कि आप उस पर किस ढंग से कंट्रोल करने वाले हैं। 2 देशों में खालिस्तान की बात इंपॉर्टेंट है, एक यूके और दूसरा कनाडा।
तो वहाँ पे निश्चित रूप से ये बताया जाएगा कि उस पर कंट्रोल कीजिए अगर आप हमारे संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज हमारा कनाडा के साथ कोई भी इशू नहीं है इसको छोड़ के। ठीक है, लेकिन यही इशू इतना बड़ा है जिस पर रिजॉल्व होना बहुत जरूरी, जिसका रिजॉल्व होना। लेकिन देखिए आज सुबह से दिल्ली में जबरदस्त हलचल है। पहली तस्वीर जब सभी नेता राजघाट पहुंचे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने उनका वहां पर स्वागत किया, बापू को नेताओं ने बापू के मंत्र को जाना वहां पर। इस दौरान G20 के नेताओं ने उनके समाधि स्थल के चारों ओर खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी। तो वही दूसरी तस्वीर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की है, जब वो सुबह सुबह अपनी पत्नी अक्षता सुनक के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। सिर्फ ये 2 तस्वीरें ही नहीं, आज सुबह से बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए आइए हम आपको ये 10 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। इन 10 तस्वीरों में आप अलग अलग नेताओं को राजघाट पहुंचते हुए देख सकते हैं, किस तरह से वो राजघाट पहुंचे और राजघाट पहुंचने के बाद कैसे उन्होंने राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए स्वागत हुआ सबका और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे आज सुबह राजघाट। और 3 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी बातों से बल्कि कैसे अपने अपीयरेंस से दुनिया को मैसेज देते हैं, आप इनसे समझिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मौकों पर इन नेताओं का स्वागत किया तो उन तीनों मौकों पर वो बैकड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे वो कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जहां लगा ये चक्र हो, दूसरी तरफ नालंदा का विश्वविद्यालय हो और तीसरी तरफ आज राजघाट की तस्वीरें जहां पर साबरमती आश्रम की ये गांधी कुटीर, जहां से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की बल्कि भारत के विश्व गुरु होने की और बापू के शांति के संदेश का यहां पर प्रधानमंत्री मैसेज देते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन कैसे जो बाइडेन का अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनका कैसे कैसे स्वागत किया, कोणार्क चक्र के बारे में उन्होंने बताया, उसके सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाई, उसके बारे में उन्होंने उनसे बात भी की। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, उसकी तस्वीर के सामने जब वो खड़े हुए तो दरअसल भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास के बारे में भी एक मैसेज और एक संदेश देने की कोशिश की गई है इस G20 समिट के द्वारा कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए गांधी कुटीर के सामने खड़े हुए आज सुबह जब राजघाट पहुंचे तब भी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों से बहुत विस्तार से चर्चा करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 तस्वीरें जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए भारत की तैयारी बेमिसाल रही है, भारत की मेजबानी अद्भुत रही है। दुनिया के सामने गौरवशाली भारतीय विरासत की पेशकश यहां पर इस G20 समिट में देखने को मिली है। अद्वितीय रही है ये G20 के मेगा इवेंट की कामयाबी में पहले से कोई शक नहीं था और ऐसा ही हुआ है। लेकिन G20 में कैसे चीन पर 5 यहां पर चोट हुई है, ये आप समझिए दिल्ली से। पहला, G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, इससे अफ्रीकी देशों पर चीन की पकड़ कमजोर होगी, ये बड़ी चोट। दूसरी चोट, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, चीन के 1 बेल्ट 1 रोड जो उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको करारा जवाब यहां पर दिया गया है। तीसरा, नया बैंकिंग सिस्टम, चीनी कर्ज नीति से गरीब देशों का बचाव होगा, खासकर वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो मुल्क हैं। चौथा, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन दरकिनार किया गया है और भारत का स्टैंड कबूल किया गया है कि यह युग युद्ध का नहीं है। पांचवा, ऐतिहासिक G20, 112 मुद्दों पर आज तक किसी G20 समिट में सहमति नहीं बनी और जो लास्ट हुई थी बाली, उसमें करीब 60 से 70 के बीच ऐसे मुद्दे थे, करीब 67 मुद्दे जिन पर यह सहमति बनी थी।